मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज क्या पढ़ना है बाबू? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे थे। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसको फिर से आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दें। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या है। हमने पढ़ा था कि जब दो सबस्टांस आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो एक नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, जो कि उन दो सबस्टांस यानी कि अपने पेरेंट एलिमेंट से बिल्कुल भी उनका प्रॉपर्टी अलग होता है। ठीक है। और देखो, जो दो सबस्टांस आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसका हमने नाम बताया था क्या बाबू? रिएक्टेंट। और जो नया सबस्टांस बनता है उसको हमने बताया था प्रोडक्ट। हमने ये भी देखा था कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है यानी कि दो सबस्टांस आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो कोई नए एटम या मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं बस वो रीअरेंज कर जाते हैं, उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है ना। हमने आगे पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन जब भी हो रहा होता है तो उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, और हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या कहा था बाबू? पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने कहा था इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या कहा था बुआ? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हमने पढ़ा था। नहीं, दूसरा हमने कहा था चेंज इन कलर। पहला हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा पढ़ा था चेंज इन कलर, तीसरा पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर, चौथा पढ़ा था चेंज इन स्टेट, और पांचवा हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये सब हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। केमिकल इक्वेशन क्या है? एक ऐसा मेथड जिससे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कौन सा एलिमेंट हमने मिलाया और कौन सा एलिमेंट हमको मिला। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? अगर हम सॉलिड सबस्टांस अगर यूज किए हैं हम तो उसके बगल में S लिखते हैं। किसी लिक्विड का इस्तेमाल हमारे केमिकल रिएक्शन में हुआ है तो उसको हम L लिखते हैं। ठीक है। उसके बगल में, उस एलिमेंट के बगल में। उसके बाद हमने एक बात और बताई थी, अगर राइज इन टेम्परेचर होता है तो हम क्या करते हैं बाबू? रिएक्टेंट साइड में हम डेल्टा H या एनर्जी या हीट इंट्रोड्यूस करते हैं। उससे हमको क्या पता चलता है? ऐसा लिखने से हमको पता चलता है कि वो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है? एंडोथर्मिक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। रिएक्टेंट साइड में अगर हमने हीट या एनर्जी या डेल्टा H लिखा तो। और फिर हमने देखा था कि यह डेल्टा H या हीट या एनर्जी अगर हम प्रोडक्ट के साइड में लिखते हैं तो उस समय क्या होता है कि रिएक्शन कंटेनर गर्म हो जाता है, यानी कि एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ठीक है। उसके बाद हमने बताया था अगर किसी सबस्टांस के बगल में अगर आपको G लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि वो सबस्टांस गैस है। या तो गैसियस सबस्टांस को केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए उसके बगल में या तो हम स्मॉल g लिखेंगे या फिर अप एरो का इस्तेमाल करेंगे। अप एरो मतलब मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। गैस जो होगा हमेशा रिएक्शन कंटेनर में ऊपर की तरफ उठता है, इसलिए उसको हम अप एरो से दिखाते हैं। और फिर हमने बताया था कि प्रेसिपिटेट जो होगा उसको इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे? उसको डाउन एरो से दिखाएंगे, क्योंकि डाउन एरो का मतलब मूवमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और प्रेसिपिटेट का नेचर होता है कि वो हमेशा रिएक्शन कंटेनर में पेंदी में यानी कि बॉटम में वो सेटल करता है, सेटल डाउन होता है। ओके। तो इतना हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है कि, और हाँ, एक बात मैंने और बताया था कि रिएक्टेंट को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड लिखते हैं और बीच में एरो का साइन देते हैं। हमने ये भी बताया था कि जब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है तो हाफ अप एरो और हाफ डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं। हमने ये भी आपको बताया था कि जब रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है तो हम सिंगल एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एरो के राइट साइड में एरो के लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एरो के राइट साइड में हम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में।
तो आज की क्लास में हम केमिकल इक्वेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, और वो कौन कौन से बाबू? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो हमने क्या पढ़ा, केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप हमने पढ़े? केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन के टू टाइप्स होंगे। पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और सेकंड क्या होगा बाबू? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है आप समझो। जब भी हम लोग कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो उसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में हमने बोला कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। पूरा का पूरा हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन इज इक्वल टू फिर वाटर लिखेंगे। इससे अच्छा है कि हम उसको सिंबलाइज करके लिखते हैं। तो देखो बाबू, हाइड्रोजन को क्या H2 लिखेंगे सिंबल के रूप में, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और यह जो बना वो क्या बना? वाटर, यानी कि H2O बना। केमिकल इक्वेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था बाबू कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर तो देखो तो बाबू, हाइड्रोजन हमने 2 को मिलाया, ऑक्सीजन 2 मिलाया, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो हमको वाटर मिला है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन है। आप याद करो 9th क्लास में हमने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने बताया था आप लोगों को ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो ना कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर क्या जो वाटर हमको मिला है, क्या इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है? नहीं, हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो कहाँ गया ऑक्सीजन, कहाँ गया? तो ऐसे इक्वेशन को जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, याद रखो ये इक्वेशन कहीं से गलत नहीं है, ठीक है ना। यह इक्वेशन जो है सिर्फ और सिर्फ उस स्टेटमेंट को बता रहा है जिसने ये कहा कि ऑन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म, ठीक है। ये अपनी जगह सही है, लेकिन यह बाबू अनबैलेंस्ड है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसको भी 2 करना होगा। याद रखो जब भी आप बैलेंसिंग कर रहे होते हो तो आप सिर्फ यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। लेफ्ट वर्ड ही आप लिख सकते हो, राइट वर्ड आपको लिखने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए क्या, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ना क्या हुआ, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में ना बेटा हाइड्रोजन 4 हो गया है, हाइड्रोजन 4 हो गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 इसमें भी हो गया, यानी कि अब हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा ना, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। और जो यहाँ पर हमने बताया वो क्या है बाबू? वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था, और फिर हमने यह जो मल्टीप्लिकेशन किया है उससे यह केमिकल इक्वेशन कैसा हो गया है? बैलेंस्ड। समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको देते हैं, आप उसको सॉल्व करो, ओके? चलो
बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को डिस्कस करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिए गए हैं, उस प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करके आएंगे और अगले क्लास में इसका डिस्कशन होगा। ओके, बस ध्यान ये रखना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का नंबर इक्वल होना चाहिए और तभी यह केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड कहलाएगा। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।